नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के प्रमुख राजवंश प्रारंभ करने वाले हैं। आज से हम राजस्थान का इतिहास प्रारंभ करेंगे। उससे पहले हमने कुछ राजस्थान की कला संस्कृति की क्लासें ली थी, वह भी कंटिन्यू रहेगी। कला संस्कृति को भी पूरा कराऊंगा, मगर आज मैं आपके समक्ष राजस्थान के इतिहास की कक्षाएं शुरू कर रहा हूँ। उसमें सबसे पहले हम राजस्थान का जो राजवंश है, राजा महाराजा हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसमें भी सबसे पहले अपन जो गुहिल राजवंश, जिसने मुख्य रूप से मेवा, हालांकि गुहिल राजवंश ने बहुत सी जगहों पर शासन किया, अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग शाखाएं बताई गई हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। परंतु गुहिल राजवंश ने मुख्य रूप से जो शासन किया था, सर्वाधिक समय तक वह मेवाड़ उस पर किया था। तो अपन मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन मेवाड़ के शासक हुए। और तो प्रारंभ करते हैं अपन आज राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में। तो देखते हैं किसने क्या कहा गुहिल राजवंश के बारे में। सबसे पहले तो गुहिल राजवंश की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। गुहिल राजवंश की उत्पत्ति के बारे में माना जाता है, बहुत से इतिहासकार थे, उन्होंने अलग अलग मत दिए। सबसे पहले जो एक अपने राजस्थान के बाहर के जो कई इतिहासकार थे, अबुल फजल, उन्होंने कहा है, क्योंकि अब विदेशी इतिहासकार थे, तो इनके अनुसार जो गुहिल राजवंश है उसकी उत्पत्ति ईरान के बादशाह थे, जिनका नाम था नौशेरवा आदिल, इनसे मानी जाती है। अबुल फजल कहते हैं कि जो गुहिल वंश है उसकी उत्पत्ति ईरान के बादशाह नौशेरा आदिल से हुई है। उसके बाद एक इतिहासकार हुए हैं वी.ए. स्मिथ और कर्नल जेम्स टोड। दो इतिहासकार हुए, एक तो वी.ए. स्मिथ और एक कर्नल जेम्स टोड। इन दोनों के अनुसार जो गुहिल राजवंश को विदेशी कहा, अर्थात इन्होंने यह तो स्पष्ट नहीं बताया कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौन से देश या फिर कहाँ से हुई है, परंतु इनके अनुसार गुहिल राजवंश की उत्पत्ति किससे मानी गई है? विदेशों से मानी गई है। उसके बाद एक राजस्थान के अपने ही इतिहासकार हुए हैं जी.एच. ओझा, अर्थात गौरीशंकर हीराचंद ओझा। जी.एच. ओझा कहते हैं कि जो अपने गुहिल थे वो सूर्य वंशी माने गए हैं। उसके बाद एक इतिहासकार हुए अपने राजस्थान के गोपीनाथ शर्मा, मोणोत नैणसी और एक आघाटपुर शिलालेख। इन तीनों के अनुसार जो गुहिल राजवंश की जो उत्पत्ति मानी गई है वो किससे मानी गई है? ऐसा कहा गया है कि इन्हें ब्राह्मणों की संतान थे, अर्थात इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। तो आपने देख लिया, अबुल फजल साहब के अनुसार गुहिल राजवंश की उत्पत्ति ईरान के बादशाह नौशेरा आदिल से मानी गई है। उसके बाद वी.ए. स्मिथ और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनको विदेशी बताया गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ऐसा बताया गया है कि जो गुहिल थे वो सूर्यवंशी थे। और उसके बाद गोपीनाथ शर्मा, मोणोत नैणसी और आघाटपुर, इन तीनों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जो गुहिल थे वो क्या थे? ब्राह्मण थे। उसके बाद अपन देखते हैं एक और ग्रंथ है, जैन ग्रंथ, उसके अनुसार क्या माना गया है उसके बारे में अपन देखते हैं। जैन ग्रंथ के अनुसार एक इनके अनुसार भी उत्पत्ति तो ब्राह्मणों से मानी गई है, परंतु इसमें एक लॉजिक है। एक वल्लभी नगर गुजरात में वल्लभी नगर गुजरात के एक राजा थे जिनका नाम था शिलादित्य।
इनकी जो शादी हो रखी थी इनकी शादी एक राजकुमारी थी जिसका नाम था पुष्पावती। ये थी माउंट आबू की। वल्लभनगर गुजरात के शासक शिलादित्य का विवाह माउंट आबू की राजकुमारी पुष्पावती के साथ हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि इनको पुत्र प्राप्त अर्थात पुत्रियां तो प्राप्ति हो गई थी, इनके 7-8 पुत्रियां हुई थी, लेकिन उसके बाद पुत्र नहीं हुआ था। तो ये जो इनकी पत्नी रानी पुष्पावती थी वो पुत्र प्राप्ति के लिए माउंट आबू जाती है और वहां पर किसी देवी की आराधना करती है कि हे देवी, मेरे पुत्रियां हो गई 8, अब मेरे को पुत्र देना। और इसी समय जब ये वहां चली जाती है, उसी समय जो अरब आक्रमणकारी थे, अरब आक्रमण था, वह उनके राज्य वल्लभनगर गुजरात पर आक्रमण कर देते हैं। उस युद्ध में लड़ते हुए जो वहां के राजा वल्लभनगर गुजरात के राजा शिलादित्य थे वो मारे जाते हैं। और इसकी जानकारी इसको उनकी जो रानी पुष्पावती को बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह, स्नैपचैट वगैरह, फेसबुक जैसे सिस्टम नहीं थे उसमें बता सके कि युद्ध हो रहा है, तुम्हारे पति नहीं रहे, इन सब जानकारियाँ नहीं मिल पाई। और उसके बाद ऐसा होता है, उस देवी की कृपा होती है और उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही रानी पुष्पावती को पुत्र की प्राप्ति होती है, वो रानी बड़ी खुश होकर वापिस अपने राज्य वल्लभनगर की ओर जाती है, क्योंकि उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अरब आक्रमणकारियों के आक्रमण के कारण अपने पति शिलादित्य की मृत्यु हो गई है। तो वो आ रही थी तो उसको रास्ते में एक महिला मिलती है जिसका नाम था कमलावती। एक ब्राह्मण महिला थी जिसका नाम था कमलावती। कमलावती मिलती है तो कमलावती उसको इस सारे प्रसंग के बारे में बताती है। वो बताती है कि अरब आक्रमणकारियों ने अपने राज्य वल्लभनगर गुजरात पर आक्रमण कर दिया है और तुम्हारे पति शिलादित्य इस युद्ध में मारे गए हैं। और उनको इस बात का भी अंदाजा लग गया है कि उनकी एक रानी है जो गर्भवती है और उनसे कोई संतान प्राप्त होने वाली है, वह पुत्र न हो जाए, इसको ढूंढने के लिए वो तुम्हारे को ढूंढ रहे हैं। तो वो कमलावती उनसे कहती है कि जो ये पुत्र है उसको मेरे को दे दो, और आप या तो वहाँ चले जाओ वल्लभनगर में, या फिर आप कहीं भी चल जाओ, परंतु इसका लालन पोषण मैं करूँगी, क्योंकि अगर ये तुम्हारे पास रहेगा तो तुम इसको मार देंगे। ऐसा ही होता है। तो वो अपने पुत्र को उसको कमलावती को दे करके पुष्पावती चली जाती है। कई इतिहासकार कहते हैं कि सती हो जाती है, कई कहते हैं कि वापस अपने पियर माउंट आबू में चली जाती है। उसके बाद वो उसका लालन पालन करती है। अरब आक्रमणकारी बहुत ढूंढते हैं परंतु उनको नहीं मिलती है। वह उसको छुपा करके गुफाओं में रखती है, और गुफाओं में रहने के कारण उसका नाम गुहादित्य अर्थात गुफाओं में राज करने वाले, गुफाओं में रहने वाले व्यक्ति, तो उसका नाम गुहादित्य रखा जाता है। और उसी गुहादित्य ने 566 ईस्वी के अंदर 566 ईस्वी में एक राजवंश की स्थापना की थी। उसका नाम था गुहिल राजवंश। गुहादित्य द्वारा कौन से राजवंश की स्थापना की गई? गुहिल राजवंश की स्थापना की गई। उसके बाद अपन देखते हैं कि गुहिल वंश की शाखाओं के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। अपन मुख्य रूप से 2-3 इतिहासकार हैं, उनके मत के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसका नाम है वीर विनोद।
वीर विनोद के अनुसार गोहिलों की कुल 24 शाखाओं का वर्णन किया गया है। कुल 36 शाखाओं का वर्णन किया गया है। एक और इतिहासकार हुए हैं प्रमुख राजस्थान के अंदर, मोणोत मेहनसी। और अबुल फजल। इन दोनों के अनुसार जो गोहिलों की कुल 24 शाखाओं का वर्णन किया गया है। 24 शाखाओं अर्थात 36 शाखाओं से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि गोहिलों ने टोटल 36 जगहों पर शासन किया था और इन दोनों के अनुसार गोहिलों ने टोटल 24 जगह पर शासन किया था, परंतु मुख्य रूप से इनकी एक ही शाखा मानी जाती है और यह है मेवाड़। मुख्य रूप से एवं सर्वाधिक समय तक इन्होंने मेवाड़ पर शासन किया। तो इसके बाद अपन मेवाड़ राज्य के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। अब अपन देखते हैं राजस्थान का मेवाड़ राज्य का इतिहास, जिसको अपन अपनी अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।